स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। उनको पढ़ने के लिए हमें कुछ सूत्रों के बारे में जानना पड़ेगा, तो आइए पहले उन सूत्रों को जानते हैं। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। ये सूत्र है, इसका मतलब होता है अ से क्या हो जाएगा, अ और आ। कु से क्या हो जाएगा, कवर्ग। कु से क्या हो जाएगा बच्चों, कवर्ग, जो कि इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। कवर्ग के अंदर आता है, कवर्ग के अंदर आता है क, ख, ग, घ, अड़। विसर्जनीयानाम, विसर्ज से हो गया विसर्ग। यहाँ ह भी है, ह। और अ से अ और आ, कु से कवर्ग यानी क, ख, ग, घ, अर। विसर्जनीयानाम, ह से ह और विसर्ग। आनाम कंठः, आनाम कंठः। इन सब का, इसका मतलब होता है इन सब का। तो आ कवर्ग, ह और विसर्ग, इन सब का, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होगा। क्या पढ़े बच्चों हम लोग, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अगर ये सूत्र याद हो जाता है तो हम आसानी से बना लेंगे, जान जाएंगे। मान ली पूछ दिया ह का कौन सा उच्चारण स्थान है, तो हम सूत्र याद करेंगे मन में। क्या मन में याद करेंगे, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह, अ मतलब अ और आ, कु मतलब कवर्ग, ह मतलब ह, और विसर्जनीयानाम, विसर्ज मतलब विसर्ग, और आनाम, आनाम का मतलब इन सब का, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होगा। एकदम आसान है। अगर सूत्र नहीं याद करते हैं तब आपको ऐसे याद करना होगा, अ आ कवर्ग अर्थात क, ख, ग, घ, ग, ह और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होगा। यहाँ पर लिख देते हैं आ कवर्ग, ह और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होगा। अब आपको जैसे इच्छा हो जैसे याद कीजिए, या तो रटिए कंठ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो अ आ कवर्ग, ह और विसर्ग। इसको रट तो लेंगे लेकिन कभी कभी भूल जाएंगे, लेकिन अगर ये एक बार में याद हो गया, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, बहुत आसान है, तो उसको आप तोड़ लीजिएगा। अ अर्थात अ, हरस अ और दीर्घ आ, कु अर्थात कवर्ग, कवर्ग के अंदर जानते ही हैं कि क, ख, ग, घ, अंगा आता है, ह अर्थात ह, और विसर्ज मतलब, विसर्जन मतलब विसर्ग। इसके बाद आ गया आनाम, आनाम मतलब इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होगा। एकदम क्लियर है बच्चों। इसको सूत्र के माध्यम से याद कीजिएगा तो जल्दी याद होगा, और नहीं तो ऐसे याद कीजिए जो नीचे लिखा हुआ है, बिना सूत्र का, कंठ का उच्चारण स्थान। किसका उच्चारण स्थान हम लोग पढ़ रहे हैं, कंठ का। क्लियर। इसको मैं मिटा दूं, इसके बाद अगला पढ़ेंगे, अगला सूत्र। अब हम पढ़ेंगे तालु। इसका सूत्र होता है इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु। किसका हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, तालु का। क्या पढ़ेंगे, इसका सूत्र क्या है, नंबर 2 डाल देते हैं, सूत्र नंबर 2।
तालु का उच्चारण स्थान कौन कौन होता है? सूत्र से याद करेंगे तो आसान हो जाएगा। ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई। चू का मतलब हो गया चवर्ग। चवर्ग जानते ही हो, च, छ, ज, झ और इया। उसके बाद य और तालव्य श। इन सब का आनाम, आनाम मतलब इन सब का। यहाँ से कॉमा दे देते हैं, यहाँ भी कॉमा दे देते हैं, यहाँ भी कॉमा दे देते हैं। ई चवर्ग च, छ, ज, झ, य और तालव्य स, इन सब का उच्चारण स्थान तालु होगा। इन सब का उच्चारण स्थान तालु होगा। क्या सूत्र है बच्चों? एक बार फिर से, इचु यसानाम तालु। क्या सूत्र है? इचु यसानाम तालु। इचु में ई आया है, ई का मतलब ह्रस्व ई और दीर्घ ई। ई का मतलब बच्चों ह्रस्व ई और दीर्घ ई। चू का मतलब बच्चों चवर्ग। चवर्ग में कौन कौन सा वर्ण आता है? च, छ, ज, झ और य। उसके बाद है हमारा य। कौन सा वर्ण है? य। उसके बाद तालव्य स। इन सब का उच्चारण स्थान तालु होगा। हम सूत्र से याद करेंगे तो आसानी से इसको तोड़ लेंगे। अगर बिना सूत्र के याद करेंगे तो जिनका रटने की प्रवृत्ति अच्छी है वो आसानी से रट सकते हैं। तो हमें समझ कर ही याद करना चाहिए, सूत्र से ही याद करना चाहिए। सूत्र याद करना बहुत ही आसान है। पहला सूत्र क्या था? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। दूसरा सूत्र क्या है? चू यसा नाम तालु। हो गया? क्लियर है बच्चों? एक बार फिर से बताती हूँ। ह्रस्व ई, दीर्घ ई, चू अर्थात चवर्ग, च, छ, ज, झ, य और तालव्य स, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा बच्चों? तालु। क्या होगा? तालु। एकदम याद रखिएगा, 1 नंबर के प्रश्न में ये सब आता है। अगला सूत्र है हमारा अगला सूत्र है बच्चों हमारा ऋतु रसानाम मूर्धा। हम किसका उच्चारण स्थान जानेंगे? मूर्धा का जानेंगे। मूर्धा से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? तो री, यहाँ पहला वर्ण हमारा क्या आ रहा है बच्चों? री। री हम लोग जानते हैं कि ह्रस्व री और दीर्घ री दोनों होता है। दीर्घ री कैसे लिखते हैं? यहाँ डबल मार्क करते हैं। टू, टू का मतलब क्या होता है बच्चों? टवर्ग। क्या होता है? टवर्ग। टवर्ग का मतलब क्या होता है? जल्दी से बता दो। ट, ठ, ड, ढ और न। र। अब अगला वर्ण आ गया र, और उसके अगला वर्ण आ गया श, मूर्धन्य श। उसके बाद क्या आ गया? आ नाम। इन सब का, इन सब का यहाँ क्या लिखेंगे? र और स। इन सब का कौन सा? मूर्धन्य स। इन सब का कोई स का नाम ही मूर्धा से उच्चारण होता है, इसलिए मूर्धन्य स पड़ गया है। और तालव्य स का उच्चारण तालु से होता है, इसलिए उसका उच्चारण तालव्य स है। ये तो एकदम आसानी से याद रहेगा। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा बच्चों? मूर्धा। क्या होगा? मूर्धा होगा। इसका सूत्र एक बार फिर से बोलते हैं। ऋतु रसानाम मूर्धा। क्या होगा बच्चों? ऋतु रसानाम मूर्धा। री, ह्रस्व री और दीर्घ री। टू, टू अर्थात टवर्ग,
ट ठ ड ढ न, र, उसके बाद कौन सा वर्ण आया र, उसके बाद कौन सा बनाया और श, कौन सा मूर्धन्य श, री री ट ठ ड ढ न, र और मूर्धन्य श, इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। एकदम क्लियर है बच्चों, याद रहेगा, इसको एकदम याद कर लीजिए। पहला सूत्र क्या था, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। दूसरा सूत्र क्या था, इचु यसा नाम तालु। और तीसरा सूत्र है हमारा ऋतु रसा नाम मूर्धा। तीसरा सूत्र कौन सा है, ऋतु रसा नाम मूर्धा। ह्रस्व री, दीर्घ री, इसको बोलते हैं री, री, ट, ठ, ड, ढ, न, र और मूर्धन्य श, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा, इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। इसको एकदम याद कर लेना है बच्चों। इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सूत्र है हमारा लिर्तु लसा नाम दंत्य। लिर्तु लसा नाम दंत्य, दंत से क्या किसका उच्चारण होगा, दंत से किसका उच्चारण होगा इसमें दिया है। लिरी, लिरी से क्या हो गया, ह्रस्व लिरी, दीर्घ लिरी तो होता है नहीं होता है। तू से तवर्ग, तवर्ग का मतलब हो गया त, थ, द, ध और न, ल। अगला वर्ण क्या हो गया, तवर्ग, री, ल और ये स। इस स को जानते हैं, इसको तो दंत स के नाम से ही जाना जाता है। ली, तवर्ग, ल और स, इन सब का उच्चारण स्थान दंत होगा। इन सब का उच्चारण स्थान दंत होगा। पहला सूत्र हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। दूसरा क्या पढ़े थे, इचु यसा नाम तालु। तीसरा क्या पढ़े, ऋतु रसा नाम मूर्धा। और चौथा हम लोग 4 नंबर पढ़ेंगे लिर्तु लसा नाम दंत्य। लिर्तु मतलब लिरी, मतलब लिरी हो गया जो होता है ह्रस्व स्वर में लिरी। तू यानी तवर्ग, तवर्ग यानी त, थ, द, ध, न। ल अलग से भी वर्ण आया है और स। 1, 5 ये हो गया 6, 1, 7, 8, इन 8 का, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा बच्चों, दंत होगा। एक चीज़ तो आपको हमेशा याद रहेगा कि ये स जो है दंत स है, इसलिए इसका उच्चारण दंत होगा। इसमें तो खैर आप गड़बड़ होइएगा ही नहीं, लेकिन अगर सूत्र याद रहेगा तो किसी में गड़बड़ नहीं होइएगा। तो इसको याद कर लेना बच्चों, ये आपको 1 नंबर के प्रश्न में आपको सहायता करेगा। इसको मिटा देते हैं बच्चों। हमारा 5वां सूत्र है, इसको ऐसे पढ़ेंगे, यमंग नना नाम नासिका च। क्या पढ़ेंगे, यमंग नना नाम नासिका च। हर वर्ग का 5वां वर्ण, कौन कौन वर्ण है, हर वर्ग का 5वां वर्ण। यहाँ हम लिए हैं पहले य, म और न और न। ये हो गया च वर्ग का 5वां वर्ण, प वर्ग का 5वां वर्ण, क वर्ग का 5वां वर्ण और ट वर्ग का 5वां वर्ण और त वर्ग का 5वां वर्ण। हर वर्ग का 5वां वर्ण, उसको हम क्या कहते हैं, इन सब का उच्चारण नासिका से होता है। यहाँ लिख देंगे इन सब का उच्चारण क्या से होता है, नासिका से होता है। च, च मतलब और। इस सूत्र में थोड़ा सा झोल है। पहला तो साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यमंग नना नाम नासिका च, यमंग नना नाम नासिका च। अगर हमको ये याद रहेगा तो हम तोड़ लेंगे। य च वर्ग का 5वां वर्ण है, म किसका 5वां वर्ण है, प वर्ग का, अंग
क का, कवर का, न टवर का और न तवर का, इन सब का उच्चारण क्या से होता है? नासिका से होता है। क्या से होता है? नासिका से होता है। च और क्या? और ये क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। और ये सब वर्ण क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। क्या कहे जाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से एक साथ किया जाता है। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से एक साथ किया जाता है, एक साथ उच्चारित किया जाता है, वह अनुनासिक वर्ण कहलाता है। कैसे कहलाता है? देखिए, हम तोड़ के यहाँ पर लिखे हैं। जैसे य हो गया, तो ये कौन सा किसका वर्ण का है? चवर्ग का है। आपको याद होगा किसका है? चवर्ग का। चवर्ग का क्या था सूत्र? इचु यसानाम तालु। क्या था? इचु यसानाम तालु। उसमें क्या आया था? चवर्ग। चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तो चवर्ग में य आता है, य का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु। तालु प्लस नासिका, एक साथ न तालु से उच्चारण होगा य और न नासिका से होगा, अलग अलग हो नहीं सकता है। एक साथ तालु और एक साथ नासिका। तालु मुख का अंग है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? मुख और नासिका दोनों से एक साथ उच्चारित होता है, वह वर्ण क्या कहलाता है बच्चों? अनुनासिक। इसी तरह म का उच्चारण स्थान ओष्ठ है और इसका नासिका तो रहेगा ही रहेगा। अड़ा का क्या है? कवर का उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ में नासिका लगा देंगे तो ये अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। न का मूर्धा है, मूर्धा और नासिका, न का दंत और नासिका, इन सब का एक साथ मुख और नासिका से उच्चारण होता है। ये पांचों क्या हम कहेंगे? ये पांचों को हम मुख कहेंगे, क्योंकि ये पांचों जो है मुख के ही अंग है, मुख के ही पार्ट है, मुख के अंदर है। तालु हो गया, फिर ओष्ठ हो गया, कंठ हो गया, मूर्धा हो गया, दंत दांत हो गया, ये सब क्या है? मुख के अंग है। तो मुख और नासिका, इनका उच्चारण स्थान नासिक का क्या होता है? मुख और नासिका। जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से एक साथ उच्चारित किया जाता है, वह वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाता है। इसको हम लोग देखेंगे। यमंग नना नाम नासिका च, यम अंग न और न, इन सब का उच्चारण नासिका से होता है और ये सब वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं, क्योंकि जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से एक साथ उच्चारित किया जाता हो, वह अनुनासिक कहलाता है। और ये आपका उदाहरण हो गया। अब तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, समझ में सब आ गया है। अब इसको ध्यान से अगर ये याद कर लोगे, यमंग नना नाम नासिका, तो आपको पता चल जाएगा कि इन सब का उच्चारण स्थान नासिका से होगा और प्लस मुख से होगा। च और दे दिया है च। अब अगर आपका प्रश्न आता है कि यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप सिर्फ नासिका लिख सकते हो। ऑप्शन में अगर नासिका मुख तालु रहेगा तो सिर्फ नासिका लिख सकते हो। अगर ऑप्शन में हमारा आ गया ओष्ठ नासिका, कंठ नासिका, ये ऑप्शन आ गया, तब आपको इसमें से लिखना पड़ेगा। तो ध्यान देना बच्चों, ऑप्शन क्या आता है? ज़्यादातर ऑप्शन सीधा ही आता है 10th क्लास में, इतना डीप जो है जाकर के आगे जाकर होता है, इसलिए हमको इतना ही याद रखना पड़ेगा। यमंग नना नाम नासिका बताने के लिए मैं बता दी। आगे बढ़ती हूँ बच्चों। हम लोग अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। अगला सूत्र है उपपद्यमानिया नाम ओष्ठ्यो। हम लोग ओष्ठ का उच्चारण स्थान जानेंगे कि ओठ से, इन ओष्ठों से क्या क्या उच्चारण होता है। तो हम यहाँ देखेंगे उपपद्यमानिया नाम ओष्ठ्यो, ये सूत्र है। सूत्र से याद करेंगे तो आसान होगा। उ अर्थात ह्रस्व उ और दीर्घ उ। इसको कैसे पढ़ेंगे? उ ऊ उ ऊ। उसके बाद है पू। पू का मतलब क्या होता है? पवर्ग। पू का क्या होता है? पवर्ग। पवर्ग अर्थात इसको तोड़ेंगे प फ ब भ और म। उसके बाद है उपधमानीय। उपधमानीय वर्ण भी हम बताए थे कौन कौन होता है। इसको हम अर्ध विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध विसर्ग। आधा प, ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह, उसके बाद प, फिर अर्ध विसर्ग का चिन्ह और फिर फ।
इसको क्या कहते हैं? उपद मानिए। इन सब का, किन सब का? इन सब का उ प फ ब भ म और अर्ध विसर्ग प और अर्ध विसर्ग फ जो उपदमानीय वर्ण है, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा बच्चों? इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। क्या होगा? ओष्ठ, ओष्ठ होगा। क्लियर है बच्चों? इसको फिर से एक बार सूत्र बोलते हैं, उपपद्यमान्या नाम ओष्ठ्यो। उपपद्यमान्या नाम ओष्ठो। ह्रस्व उ, दीर्घ उ, पवर्ग यानी प फ ब भ म और उपदमानीय। उपदमानीय जो प और फ के आगे अर्ध विसर्ग रहता है वो। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा बच्चों? ओष्ठ होगा। इसको याद कर लेना है। ज़्यादा आपका ये पूछेगा उ, कभी कभी इसमें से कोई पूछ देता है प फ ब भ म में से, मान ली ब का पूछती है उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ओष्ठ होगा। ऐसे आप उच्चारण करके भी देख सकते हो, ब, दोनों ओष्ठ एक दूसरे से मिलता है। प, बिना ओष्ठ की सहायता से, दोनों ओष्ठ जब तक एक दूसरा का सहायता नहीं करता है तब तक इसका उच्चारण नहीं होता। फ, आप लोग देख लीजिए चेक करके, ब, भ, म, उ, देखिए ओठ का क्या आकार गया? ऊ, दोनों ओठ जो है भाव मार रहा है। ऊ, प फ ब भ म। तो इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओठ होगा। ओष्ठ क्या होगा? ओष्ठ होगा। एकदम क्लियर है बच्चों? अगला हम देखते हैं, सारे इम्पोर्टेंट आप पढ़ लिए। अब 2-3 और है, उसको भी जान लेना चाहिए है कि उ तक आए हैं, ए ओ अ, ये सब का उच्चारण स्थान क्या होगा वो भी जानना पड़ेगा। अगला सूत्र है बच्चों हमारा, ए दैतोह कंठ तालु। मतलब एक चीज से उच्चारण नहीं होता है, कंठ और तालु दोनों से होता है। यहाँ हम तोड़ेंगे, ए दैतो, एत जोड़ एतो, एत का उच्चारण हो गया ए, एतो का हो गया ए, ये और ए। इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? इन दोनों का उच्चारण सब नहीं भी सूत्र याद करेंगे तो ऐसे ही याद कर लेना है। ए का कंठ तालव्य, कंठ तालव्य भी कहते हैं इसको, तालु को तालव्य भी बोलते हैं। इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और तालु होगा, जिसे हम कंठ तालव्य भी कहते हैं। एक से उच्चारण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए, ए को हम लोग तोड़ेंगे, अ प्लस ई। अब हम लोग जाने कि अ का उच्चारण स्थान क्या होता है। हम लोग पढ़े थे ना पहला सूत्र, अकुह विसर्जिया नाम कंठ, मतलब अ का उच्चारण स्थान कंठ हो गया। क्या हो गया? कंठ हो गया। और ई का उच्चारण स्थान क्या हो गया? इचू ईसा नाम तालु, तो इसका क्या हो गया? तालु। तो हम जोड़ देंगे कंठ तालव्य, कंठ प्लस तालु बराबर क्या हो गया? कंठ तालव्य। इसी तरह अ का भी करेंगे, अ प्लस दीर्घ ई होगा, दीर्घ ई का भी तालु हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको मिटाते हैं बच्चों। इसके बाद अगला देखते हैं, ओ दे तो ए का क्या हो गया? नहीं भी ये याद रखोगे सूत्र तब भी याद हो जाएगा। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, और ऐसे याद कर लोगे दे तो कंठ तालु, तो आराम से लिख दोगे। इसमें भी एकदम सिंपल है, 8वां सूत्र होगा शायद। ओ का मतलब क्या हो गया? सिर्फ ओ थोड़ी होगा, ओ और औ, तो ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठम, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठम होगा। कैसे हुआ? ओ को तोड़ेंगे, इसको समझेंगे। ओ द तो कंठोष्ठम, ओ और अ का कंठ और ओष्ठ उच्चारण स्थान होता है। ओ को जब हम तोड़ेंगे, ओ और औ,
ओ का होता है, ये संयुक्ताक्षर वर्ण है। कौन सा वर्ण है? ए, ऐ, ओ, औ। ये चारों जो है संयुक्त वर्ण है, एक अकेला नहीं है, इसके साथ एक वर्ण और मिलता है तब ये ओ बनता है। जैसे ए बना था अ प्लस ई और ओ बनेगा अ प्लस उ। अ का तो हम लोग उच्चारण स्थान जानते ही हैं, कंठ होगा। क्या होगा? कंठ। और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। क्या होगा? ओष्ठ। तो क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठम। मिटा दूं? अब उच्चारण स्थान ब है, इसका होता है बकारस्य दंतोष्ठम। बकारस्य दंत ओष्ठम। सूत्र याद करने का जरूरत नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं, बता रहे हैं उसी तरह से। दंत और ओष्ठ। व का उच्चारण स्थान क्या होगा बच्चों? क्या होगा? व का उच्चारण स्थान दंत प्लस ओष्ठ।